20 मार्च से 25 अप्रैल के उन दिनों में जब न्यूज चैनलों के स्क्रीन पर तबलीगी जमात की खबरें छाई हुई थी। जरा सी कोशिश करेंगे तो आप याद करने लगेंगे कि उन खबरों को देखते हुए आप किस तरह की बातें करने लगे थे, उन खबरों ने आपके दिलो दिमाग पर क्या असर डाला था। विदेशी पैसा हजम, मौलाना का खेल खत्म, कोरोना की रफ्तार का जमाती ड्राइवर, कोरोना वाले मौलाना पर वार नोटिस 4 बार, देश में कोरोना की कितनी जमात, कोरोना बॉम्ब, अब कोरोना के नाम पर जिहाद करेंगे, जमात के साथ रोहिंग्या भी अब कोरोना बम, क्या खून देने से जमातियों के पाप धुल जाएंगे, कोरोना से जंग में जमात का रोड़ा, मरकज की जिद बनी महामारी, कोरोना से खतरनाक वायरस मरकज, लॉकडाउन के दुश्मन हैं जमाती, लुटेरा साथ देश करेगा बर्बाद, इस तरह के हेडलाइन न्यूज चैनलों पर तैरने लगे थे और इन्हें देखते देखते आपकी आंखों के जरिए आपके दिमाग में नफरत घुसा दी गई। धर्म के नाम पर जानलेवा अधर्म, ये टाइटल हेडिंग न्यूज चैनलों के सांप्रदायिक एंकर जहर उगलने लगे थे। उनके कार्यक्रम में इस तरह की सुर्खियां टीवी के स्क्रीन पर धमाके की आवाज के साथ फ्लैश करने लगी थी। एक दूसरे चैनल पर यह लाइन आपके दिमाग पर हथौड़े की तरह चोट कर रही थी, आखिर निजामुद्दीन का विलन कौन? आपको लगा होगा कि वहां कोई विलन है जो कोरोना फैलाने आ गया है। यह लाइन भी उन्हीं चैनलों के कार्यक्रम की है। कोरोना जिहाद से देश बचाओ, इस जिहाद का नाम दिया गया। कोई कोरोना फैलाने के लिए जिहाद कर रहा है, कोई प्रमाण नहीं, सबूत नहीं, लेकिन चैनलों ने इन पंक्तियों के जरिए करोड़ों लोगों के दिमाग में जहर ठूंस दिया। तबलीगी जमात के पीछे पुलिस भागने लगी। जहां उनके होने की सूचना आती, उस सूचना को न्यूज चैनल ऐसे पेश करते थे, लिखते थे देवबंद में 500 कोरोना बम। तबलीगी जमात के लोगों को बम कहा जाने लगा। आज आप एक धर्म के बारे में जो भी सोचते हैं उसके पीछे इन पंक्तियों का बड़ा योगदान है। निजामुद्दीन में कोरोना वालों की जमात लिखा जाने लगा। निजामुद्दीन और जमात के साथ जिहाद, बम, विलेन जोड़कर इन्हें आतंकवादियों की तरफ पेश किया गया। इन चैनलों के सांप्रदायिक अफीम को पत्रकारिता और राष्ट्रभक्ति समझकर आप चेतना शून्य होने लगे। मीडिया के साथ साथ ट्विटर पर भी कुछ लोगों ने इस माहौल को विस्तार दिया। उस समय के कुछ हैशटैग भी याद कीजिए, कोरोना जिहाद, हैशटैग बैन तबलीगी जमात, हैशटैग जिहादी कोरोना वायरस, हैशटैग जिहादी वायरस, हैशटैग मस्जिदों में सरकारी ताले लगाओ। तबलीगी जमात के कवरेज ने चैनलों को मौका दिया। वो अपने एजेंडे पर आ गए थे। उन्हें इस महामारी से मतलब होता तो ऐसा ही कवरेज अहमदाबाद में ट्रंप के आगमन की रैली को लेकर करते, मध्य प्रदेश में सरकार गिराने और बनाने के खेल को लेकर करते। उस वक्त जब संसद और संसद के बाहर सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा था कि कोरोना को लेकर इमरजेंसी जैसे हालात नहीं हैं, अचानक 18 मार्च के बाद सब कुछ बदल जाता है। उस दिन प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। उसके बाद आती है तबलीगी जमात की स्टोरी। 4 महीने बाद मीडिया ने इस सबसे बड़ी स्टोरी को तहखाने में डाल दिया है। मैं आपको फ्लैशबैक में इसलिए ले जाना चाहता हूं क्योंकि 21 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला आया है। जस्टिस टीवी नलवाड़े और जस्टिस एमजी सेविलकर की बेंच ने जो कहा है, उन बातों को उन चैनलों ने आराम से किनारे कर दिया, लेकिन नागरिकों को वो बातें याद दिलाई जा सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में मरकज के कार्यक्रम में जो विदेशी नागरिक आए थे, उनके खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा प्रोपेगेंडा चला और यह छवि बनाने का प्रयास किया गया कि ये विदेशी भारत में कोविड-19 के प्रसार के लिए जिम्मेदार हैं। जहां कहीं भी महामारी या आपदा आती है, राजनीतिक सरकार बलि का बकरा ढूंढती है। तमाम हालात इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि विदेशियों को बलि का बकरा बनाने के लिए चुना गया। भारत में संक्रमण के ताज़ा आंकड़े दिखाते हैं कि मौजूदा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी।
समय आ गया है कि विदेशियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले प्रायश्चित करें और इससे जो नुकसान हुआ है उसे ठीक करने का सकारात्मक कदम उठाएं। हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव की है। क्या हम वाकई अपनी महान परंपरा के अनुसार मौजूदा मामले में काम कर रहे हैं? इन पर लगाए गए आरोप बताते हैं कि हमने उन्हें मदद करने के बजाय आरोप लगाकर जेल में डाल दिया कि वे यात्रा के दस्तावेजों का उल्लंघन कर रहे थे। कोरोना वायरस फैलाने के लिए यही जिम्मेदार थे। अगर इन लोगों के द्वारा संक्रमण फैलाने की बात में जरा भी दम होता तो इन सभी के खिलाफ उचित कार्रवाई हुई होती। उन्हें अपने वतन भेजा जा सकता था। ऐसी स्थिति में उनके परिजन कितने परेशान हुए होंगे। जनवरी से पहले भारत में कई जगह पर धरने प्रदर्शन हो रहे थे। उसमें शामिल होने वाले ज्यादातर मुसलमान थे। उन्हें नागरिकता संशोधन कानून 2019 को लेकर आपत्तियां थीं। उन्हें लगता था कि मुस्लिम शरणार्थी और प्रवासियों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। वे नेशनल रजिस्टर का विरोध कर रहे थे। मौजूदा मामले में कार्रवाई उन प्रदर्शनकारी मुसलमानों के मन में भय पैदा करने के लिए की गई थी। यह संकेत दिया गया कि उनके खिलाफ कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए विदेशियों के खिलाफ कार्रवाई के पीछे की मंशा ठीक नहीं लगती। बदनीयती से कदम उठाए गए लगते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने साफ साफ कहा है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रोपेगेंडा फैलाया। लेकिन मीडिया प्रोपेगेंडा फैला सके इसके लिए सामग्री कहां से मिलती है? जाहिर है सरकारी जांच एजेंसियों से मिलती है, जिनके पास ठोस कुछ नहीं होता मगर उनके छापे से जुड़ी तस्वीरें होती हैं। सूत्रों के हवाले से आने वाली अपुष्ट खबरें होती हैं, जिनके सहारे तबलीगी जमात की खबरें दनादन चलने लगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और पुलिस के बारे में जो टिप्पणी की है उससे आपको जवाब मिल जाएगा कि आजकल कैसे एजेंसियों के इस्तेमाल से मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इस केस में महाराष्ट्र की पुलिस ने मैकेनिकली यानी दिमाग नहीं लगाया, काम किया है। लगता है कि राज्य सरकार ने राजनीतिक दबाव में काम किया। सीआरपीसी के तहत जो अधिकार दिए गए हैं उनका पालन करने का साहस पुलिस नहीं कर सकी। रिकॉर्ड से लगता है कि पुलिस ने कोई दिमाग नहीं लगाया। यही कारण है कि इनके खिलाफ केस शुरू करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई प्रमाण नहीं है। रिकॉर्ड पर कोई प्रमाण नहीं है। दोबारा पढ़ रहा हूं, सरकार दूसरे देश के दूसरे मजहब के लोगों के साथ अलग बर्ताव नहीं कर सकती है। आपको समझना यही है कि मीडिया का प्रोपेगेंडा एजेंसियों के बहाने सरकार और राजनीति का प्रोपेगेंडा होता है। न्यूज चैनलों और अखबारों को तबलीगी जमात के लिए प्रोपेगेंडा की वैध सामग्री जांच एजेंसियों ने उपलब्ध कराई। अखबारों में झूठी खबरों की भरमार हो गई थी उस वक्त। कई जगहों पर पुलिस के ही अफसरों को ऐसी खबरों का खंडन करना पड़ा। तंत्र का एक हिस्सा तबलीग को लेकर अफवाहें फैला रहा था। तंत्र के भीतर का ही कुछ छोटा सा हिस्सा इसके खतरे को समझ गया। जिला स्तर पर पुलिस अधिकारी इन खबरों का खंडन करने लगे। यही नहीं, सरकार ने भी अंतर करना शुरू कर दिया कि जमात का प्रतिशत बताना शुरू कर दिया कि आज के मरीजों में 30% जमात के हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि 70% कहां के हैं, कौन हैं। यह प्रेस ब्रीफिंग का हिस्सा हो चुका था। 536 जो लोग हैं हॉस्पिटल में मरकज के हैं, जिसमें से काफ़ी की रिपोर्ट आ गई, कुछ की रिपोर्ट आज और कल में आ जाएगी। तबलीगी जमात की घटना को और वो घटना ना हो उसको कंपेयर करें तो हमने देखा है कि जो हमारा डबलिंग रेट यानी कि कितने दिनों में केस डबल होते हैं वह करीब 4.1 है अभी। वो अगर ये घटना नहीं होती और ये एडिशनल केसेस हमारे नहीं आते तो वह करीब 7.4 डेज होती। आप देख सकते हैं कि मीडिया, सोशल मीडिया मिलकर किस तरह का माहौल बनाते हैं। सरकार किस तरह अपनी राजनीति के हिसाब से उसे मान्यता देती है। ऐसे कार्यक्रमों से आपकी जिंदगी से पत्रकारिता की बुनियादी जरूरत ही मिटाई जा रही है। आपको लगेगा कि यही पत्रकारिता है, जबकि नहीं है। तबलीगी जमात को लेकर मीडिया की यह करतूत अपने ही नागरिकों के एक हिस्से के पीछे हिंसक भीड़ छोड़ देने की थी। यही हुआ। आप याद करेंगे तो सब याद आ जाएगा। आलू, गोभी, टमाटर, लौकी, कद्दू। इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि सब्जी वाले को आधार कार्ड दिखाना जरूरी होगा।
और ना ही आम आदमी को यह अधिकार है कि वो सड़क चलते लोगों से आधार कार्ड तलब करे, और ना ही कोई शख्स इस धरती का मालिक है जिसे फेरी वालों को अपनी धरती से निकालने का लाइसेंस मिला हो। लेकिन ये सोशल मीडिया कैंपेन का नतीजा है। वायरल वीडियो देखिए। आप अपना आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ आप। अभी मैंने आपसे टॉप फ्लोर से पूछा आपके पास आधार कार्ड है, आपने मेरे से कहा आधार कार्ड है मेरे पास। है तो घर पे है। तो मेरे भाई साहब आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा ना आधार कार्ड। आप इससे प्लीज जरा गली से बाहर चलिए। मैं चौथी मंजिल से नीचे उतर के आया हूँ ना, गली से बाहर चलिए आप। अपनी आईडी लेकर। इस वायरल वीडियो को देख के लगा कि ये फेरी वाला जावेद है। उसे लगा कि मुस्लिम सब्जी वाले से हिंदू सब्जी नहीं खरीदेंगे, लिहाजा संजय बन के सब्जी बेचने लगा, लेकिन पकड़ा गया। क्या ये तकलीफदेह बात नहीं है कि किसी गरीब आदमी को फेरी लगाने के लिए अपना नाम बदलना पड़े? संजय कैसे हो गए भैया आप? ठीक है, मेरी गलती हो गई। नहीं गलती कैसे हो गई भैया? आप क्या चाह रहा था? मैं ठीक है अपने। अरे सुनो मेरी बात, बोलो। आप संजय कैसे हो गए जावेद से? ठीक है, मेरी गलती, मैंने आगे संजय बता दिया। क्या चाहते हो आप? ठीक है, हिंदुओं को निपटाना? नहीं दादा नहीं। तो फिर 40 लोग 100 लोग मिलकर नमाज पढ़ रहे हो। ठीक है दादा। मोदी जी मना कर रहे हैं कि भैया भीड़ भड़का मत करो, तुम फिर भी नहीं मान रहे हो। मुस्लिम सब्जी के बाद अब देखिए बुलंदशहर की हिंदू सब्जी, जिनके ठेलों पे भगवा झंडे बंधे हैं। ये गरीब ठेले वाले तो इतने सियासतदान नहीं हो सकते कि ठेले पे भगवा झंडे बांधें, किसी और ने ही लगाए होंगे। राम सिंह जी जो झंडा लगाए, क्यों लगाए, क्या कारण है इसका? ये मुस्लिम उसके लगाया है का झंडा, इसलिए ताकि हिंदू परिषद की वजह से लगाया है। क्यों ऐसा हिंदू मुस्लिम के ऊपर? ताकि ऐसा है कि इससे सामान ज्यादा बिकता है, कागो में दिखाई देगा क्या हिंदू है ये। क्या नाम है तेरा? मोहम्मद सालिम। दिल्ली में भी पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो एक सब्जी बेचने वाले से उसका धर्म पूछकर डंडे से उसकी पिटाई कर रहा था। आरोपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। सब्जी वाले की पिटाई करने वाले का नाम प्रवीण बब्बर है, जो बदरपुर एक्सटेंशन का रहने वाला है। हमें और आपको शायद ये दिन भी देखना बाकी था। इसके पहले किसने सोचा था कि फुटपाथ के ऊपर वो फल और सब्जी बेच के 4 पैसे कमा लेने वाले इन गरीब लोगों का कभी मजहब भी पूछा जाएगा। लेकिन आज ये भी हो रहा है। हमने जो रिपोर्ट दिखाई वो सिर्फ 1-2 घटना से संबंधित थी, मगर अप्रैल के महीने में तबलीगी जमात के कवरेज ने एक तबके में हताशा भर दी तो दूसरे तबके को उग्र कर दिया। द वायर उर्दू के पूर्व संपादक मेहताब आलम, जो अब स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, ऐसी खबरों पर नजर रख रहे थे। बीबीसी उर्दू और इनकलाब के लिए लिख रहे थे कैसे इन खबरों ने पटरी पर फल सब्जी बेचकर 2 रुपए कमाने वाले गरीबों की जिंदगी बेहाल कर दी थी। खबरें प्रसारित और प्रकाशित हो रही थी तो उसका सीधा असर जो भारतीय मुसलमान हैं, आम भारतीय मुसलमान हैं, उनके ऊपर हो रहा था। खासतौर पर वो लोग जिनका ताल्लुक गरीब तबके से है, मजदूर तबके से है, उनको अलग अलग तरह की परेशानियां इन प्रोपेगेंडा की वजह से झेलना पड़ा। उन्हीं दिनों कई जगहों से ये खबर आई कि कैसे हॉस्पिटल्स में मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा झारखंड में हुआ, इसी तरह से आप देखेंगे राजस्थान में हुआ, गुजरात से भी ऐसी खबर आई थी। बल्कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में तो ऐसा हुआ कि एक सरकारी एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने बाज़ाब्ता इश्तिहार जारी किया और ये कहा कि जिन मुस्लिम मरीजों के पास नेगेटिव सर्टिफिकेट नहीं है कोरोना का, वो उनका इलाज नहीं करेंगे। इसके अलावा ये भी देखने को मिला कि इन खबरों की वजह से, इस तरह के प्रोपेगेंडे की वजह से जो मुस्लिम व्यापारी थे, जो छोटे मजदूर थे, उनको काम मिलने में परेशानियां होने लगी, उनके जो कारोबार पर इसका असर होने लगा। वो इस तरह से कि जब वो ऐसे अलग अलग इलाकों में जाते थे तो उनसे ये कह करके उन्हें भगा दिया जाता था कि वो इस इलाके में नहीं आए। कई जगह उन पर हमला भी हुआ। ऐसा देखने को दिल्ली में भी मिला, मध्य प्रदेश में भी मिला, उत्तर प्रदेश में भी मिला। भाषा और टोन को लेकर के सवाल है तो हमको ये देखने को मिला कि उस वक्त जो रिपोर्टिंग हो रही थी
चाहे टीवी के माध्यम से चाहे अखबार के माध्यम से, उसमें जो शब्दों का चयन था वो बहुत डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का था और मुस्लिम समुदाय के लिए जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की जा रही थी, वो आक्रामक भी थी और डिमीनिंग भी थी। एक एग्जाम्पल आप ये देखिए कि जब मुस्लिम समुदाय या तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा था वो यह है कि छुपे हुए थे। अगर वो कहीं मिलते थे जहां वो रुके हुए हैं तो उनके लिए छुपे हुए शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरी तरफ अगर दूसरे समुदाय के लोग कहीं पर फंस जाते थे या कहीं पर उनको रुकना पड़ता था लॉकडाउन की वजह से, वहां से नहीं निकल पाते थे, उनके लिए फंसे हुए लफ्ज का इस्तेमाल करते थे। तो ये अपने आप में इसकी जो मैसेजिंग थी और इसका जो इम्पैक्ट हुआ आम मानस पर, उसकी वजह से भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा मुसलमानों को और आने वाले दिनों में भी करना पड़ेगा। एक तर्क दिया जाता है कि आप जो देख रहे हैं वही दिखाया जा रहा है। तबलीगी जमात को लेकर माहौल बनाने से लेकर घनघोर कवरेज ने आपके भीतर उत्तेजना के साथ साथ उत्सुकता पैदा कर दी। अगर कवरेज इस तरह से ना होता तो आप सब्जी वाले की दाढ़ी ना देखते, आप इस तरह के नागरिक नहीं थे। याद कीजिए, आप अच्छे थे, लेकिन न्यूज चैनलों ने आपको ऐसा बना दिया। सारे चैनल मिलकर करोड़ों दर्शकों के बीच पहुंचते हैं। सोचिए क्या असर हुआ होगा। उन्हें पता है कि मैं अकेला उन सारे दर्शकों तक नहीं पहुंच सकता। इस आधार पर यह खेल खेला जाता है। इन 4 महीनों में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर रिपोर्टिंग कम हुई, लोग मर गए अस्पतालों के बाहर, अपना ही वीडियो बनाने के बाद भी मर गए, मगर चैनलों पर प्रोपेगेंडा कम नहीं हुआ। ट्विटर पर एक हैंडल है क्रूर दर्शन, दूरदर्शन की जगह क्रूर दर्शन। इसकी टीम टीवी के डिबेट पर रिसर्च करती है, रमित रिसर्च करते हैं। 2 महीने यानी 15 जून से 15 अगस्त के बीच 5 चैनलों के डिबेट का अध्ययन किया है रमित ने। इन 2 महीनों में 380 डिबेट हुए हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक डिबेट कोरोना को लेकर हुआ है। 58,000 लोग कोरोना से मर गए हैं भारत में। तब इन चैनलों पर कोरोना गायब हो चुका है। तब तबलीग को लेकर, जिहाद से लेकर बम बताया जा रहा था। मार्च और अप्रैल के महीने में याद कीजिए, ऐसे ही आपको 20 साल बाद मेरे सारे शो देखकर याद करना पड़ेगा, जब आपकी जिंदगी इस प्रोपेगेंडा के जरिए आर्थिक रूप से जर्जर हो चुकी होगी। 50 लाख लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं जो नियमित सैलरी पर काम करते थे। इनमें से ज्यादातर 20 से 30 साल के नौजवान हैं। कितनी ही कंपनियों और स्कूलों ने अनगिनत लोगों की सैलरी नहीं दी। ऐसे लोग भी न्यूज चैनलों के असर में तबलीगी जमात को लेकर उग्र हो रहे थे, वही बातें दिन रात करने लगे थे। 8 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्रालय ने ही एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया कि महामारी के समय भय और असुरक्षा के कारण तरह तरह के पूर्वाग्रह फैलने लगते हैं। यह एडवाइजरी जारी तो की गई कोरोना के इलाज से जुड़े डॉक्टरों और नर्स को बचाने के लिए, लेकिन इसमें एक लाइन यह भी थी कि किसी समुदाय से बीमारी को जोड़ना ठीक नहीं है। इसमें साफ साफ लिखा है कि तमाम सावधानियों के बाद भी अगर किसी को संक्रमण हो जाता है तो उसकी गलती नहीं है। ऐसे तनाव के वक्त में मरीज और परिजनों को सपोर्ट की जरूरत है। इसमें लिखा है कि जिन्हें क्वारंटीन में रखा गया है उनका नाम और उनकी पहचान की जानकारी ना फैलाएं। कोरोना फैलाने के लिए किसी भी समुदाय या इलाके को लेबल ना करें। अफसोस कि यह सब तब कहा गया जब लोगों के बीच यह धारणा घुसाई जा चुकी थी कि तबलीगी जमात के लोगों से यह महामारी फैली है। सोचिए, जब डॉक्टरों के खिलाफ भेदभाव रुक नहीं पा रहा है तो सांप्रदायिक जहर की साग की तरह घर घर में फैला होगा। काश उस एडवाइजरी में इस तरह से कहा जाता जैसे बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने कहा है, साफ साफ, तो नागरिकों का एक वर्ग नफरत के जहर से बच जाता, आपके बच्चे बच जाते। 9 अप्रैल को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने दिल्ली सरकार को ही पत्र लिखा कि कोरोना के मामले में तबलीगी को लेकर अलग से रिपोर्टिंग क्यों हो रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। क्यों एक समुदाय को लेकर चिन्हित किया जा रहा है? तबलीगी जमात के कवरेज को लेकर इस तरह की स्पष्ट एडवाइजरी जारी नहीं की गई। जैसे उत्तर प्रदेश का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के समय जरूर एडवाइजरी जारी करता है। उसमें लिखता है कि विवादित व्यक्तियों का मीडिया कार्यक्रम में प्रतिभाग ना हो, यानी वो शामिल ना हो, तथा कोई भी द्वेष, ईर्ष्या, धार्मिक आधार पर वैमनस्यता फैलाने वाले वक्तव्य ऐसे कार्यक्रम में ना दिए जाएं। लेकिन तबलीगी जमात को लेकर जमकर धार्मिक वैमनस्यता फैलाने वाले लोग टीवी चैनलों पर बुलाए जाते रहे, उन पर कोई रोक नहीं थी। उस समय जो भी कह रहा था कि तबलीगी जमात को कोरोना से जोड़ना ठीक नहीं है, उसे ट्रोल किया जा रहा था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने एक लोकल चैनल से कह दिया कि कोरोना को धर्म से ना जोड़ें, तो उन्हीं को ट्रोल किया जाने लगा कि इनसे तो यह उम्मीद नहीं थी। बीजेपी के ही नेता उनका ट्रोल करने लगे। MIT सेंटर फॉर सिविक मीडिया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बर्कमैन क्लाइन सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी ने एक रिसर्च किया है। ओपन सोर्स मीडिया एनालिसिस के जरिए देखा है कि 20 मार्च से 27 अप्रैल के बीच तबलीगी जमात को लेकर अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में कितनी खबरें प्रकाशित हुई। सौंदर्या अय्यर और शोएब चक्रवर्ती के रिसर्च की यह खबर 7 अगस्त को हिंदू बिजनेस लाइन में छपी है। ध्यान रहे, इस रिसर्च में न्यूज चैनल के कवरेज शामिल नहीं है। 5 हफ्ते के भीतर 271 मीडिया प्लेटफॉर्म से तबलीगी जमात से संबंधित 11,074 रिपोर्ट मिली है। इनमें से 94% अंग्रेजी में छपी हैं। 2 अप्रैल को तबलीगी जमात को लेकर सबसे अधिक स्टोरी छपी थी। मीडिया क्लाउड टेक्नोलॉजी से पता चला है कि उस दिन 1451 रिपोर्ट छपी है। टाइम्स ऑफ इंडिया में 5 हफ्तों के दौरान 1863 स्टोरी मिली है, जिन्हें फेसबुक पर 3,19,877 बार शेयर किया गया। गूगल ट्रेंड के जरिए भी पता लगाया गया कि तबलीगी जमात को लेकर इन्हीं 5 हफ्तों में खूब सर्च हुआ है। तबलीगी जमात के बारे में सर्च इसलिए बढ़ा क्योंकि मीडिया का कवरेज बढ़ चुका था। रिसर्च के आधार पर कहा जा सकता है कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। लोगों की दिलचस्पी उन विषयों में बढ़ जाती है जिन्हें मीडिया जोर शोर से दिखाने लगता है। आप जिस रिसर्च की बात कर रहे हैं उसमें दरअसल ये बताया गया कि कैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग की तबलीगी जमात को लेकर के, यहां तक कि उसको कहा जाता है कैंपेन, कहा जा सकता है कि कैंपेन के लेवल पर उन्होंने रिपोर्टिंग की तबलीगी जमात को लेकर के और अलग अलग तरह की रिपोर्टिंग की। ये मामला सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया का नहीं है, बल्कि आप दूसरे अखबारों को देखें, और न ही ये मामला सिर्फ अंग्रेजी का है और अखबार का है। आप दूसरे अखबारों को देखें, दूसरे टेलीविजन को देखें, तो आपको लगेगा कि उन्होंने भी अभियान के तौर पर ही इसको लिया और अलग अलग तरह की रिपोर्टिंग करने की कोशिश की। जिस तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है, उसी तरह से दैनिक जागरण जो है वो सबसे ज्यादा हिंदी का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है। अगर उसके कंटेंट को हम देखें और उसमें जिस तरह की खबरें आती रही और जिस तरह के एडिटोरियल्स, जिस तरह के एनालिसिस आती रही, वो टाइम्स ऑफ इंडिया के कवरेज से बहुत अलग नहीं था। 28 मार्च से लेकर के अप्रैल 2011 के बीच उन्होंने हर रोज 10 चीजें जो है, 10 स्टोरीज अलग अलग फॉर्मेट में वो तबलीगी जमात और मरकज को लेकर के चलाया। इसमें ज्यादातर जो चीजें थी वो नेगेटिव थी, जो प्रोपेगेंडा थी। इस तरह की खबरें जो सेंसेशनल हो, फेक न्यूज हो, उसका एक मार्केट बन चुका है। और खास तौर पर जब ये खबरें मुसलमानों से संबंधित हो, एक ऐसा समुदाय से संबंधित हो जिससे खास तरह की विचारधारा को मजबूती मिल सके, तो वो खूब चलती है। अफसोस की बात यह है कि बावजूद इसके कि ये सब लगातार होता रहा है। तबलीगी जमात के एपिसोड में जो कुछ हुआ वो पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। हमने देखा है जब भी आतंकवाद से संबंधित रिपोर्टिंग होती है और खासतौर पर जब किसी आतंकवाद के मामले में कोई मुस्लिम आरोपी पकड़ा जाता है तो किस तरह की रिपोर्टिंग होती है। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी ने गलती की, जो कि लगातार गलतियां होती हैं मीडिया की तरफ से, प्रिंट की तरफ से भी, डिजिटल की तरफ से भी
और टीवी की तरफ से तो क्या ही कहना, लेकिन इस पर कोई उनकी तरफ से कोई माफीनामा नहीं आता है। साथ ही जो एक और अफसोस की बात यह है कि जो रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी अपना सही रोल अदा नहीं कर रही है। आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को देखें, वो ऐसे मामलों का बहुत कम ही संज्ञान लेती है, और अगर संज्ञान लेती भी है तो उसकी कोई नहीं सुनता। जहां तक जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, उसकी अगर हम बात करें तो जो ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज हैं उसके बारे में उनसे ज्यादा उम्मीद इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि ज्यादातर जो उसके प्रेसिडेंट है, मेंबर्स हैं, वो टीवी के मालिकान हैं, जो कि उसमें से कुछ एडिटर्स भी हैं उनके बारे में। तो वो कैसे अपने खिलाफ ही फैसला ले सकते हैं या कुछ इस तरह की चीज कर सकते हैं। तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ एफआईआर तक होने लगी। विदेशों से आए नागरिकों के खिलाफ केस बनाए गए, उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया। उन्हें पकड़कर टीवी चैनलों के सामने इस तरह पेश किया गया जैसे वो भारत के खिलाफ साजिश करने आए थे। उनके पास अपनी कोई जबान भी नहीं थी। धीरे धीरे अब सब रिहा होने लगे हैं। इनकी रिहाई की खबरें भी मीडिया से गायब हो चुकी हैं। जिन्हें कोरोना फैलाने के लिए जिहादी कहा गया, जिन्हें कोरोना बम कहा गया, उनकी रिहाई और विदेश भेजने के आदेशों को लेकर कुछ नहीं कहा जा रहा है। एनडीटीवी और लाइव लॉ पे जो खबरें हैं इससे संबंधित उनका सार पेश कर रहा हूं। 8 जुलाई की खबर के अनुसार दिल्ली की अदालत ने मलेशिया के 122 नागरिकों को जमानत दे दी जो तबलीगी जमात से संबंधित थे। 9 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने तबलीगी जमात इवेंट से संबंधित सभी विदेशी नागरिकों को जमानत दे दी। 10 जुलाई को मरकज के कार्यक्रम में शामिल बांग्लादेश के 82 नागरिकों को जमानत दे दी गई। 13 जुलाई को दिल्ली की अदालत ने किर्गिस्तान के 85 नागरिकों को जमानत दे दी जो तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे और गिरफ्तार हुए। 16 जुलाई को निजामुद्दीन के मरकज में शामिल इंडोनेशिया के 92 नागरिकों को जमानत दे दी गई। 11 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इन नागरिकों को भी कानून का संरक्षण हासिल है। 6 विदेशी नागरिकों को जमानत दे दी गई। 13 जून को बॉम्बे हाईकोर्ट ने किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के 9 नागरिकों को जमानत दे दी जिन्हें वीजा नियमों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 26 मई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में तबलीगी जमात के 8 सदस्यों को जमानत दे दी गई जिनमें से 6 विदेशी थे। पैराग्राफ 17 है जजमेंट का, पेज 28 है। हाईकोर्ट ने कह दिया कि ये सर्कुलर जो हैं इनसे कहीं पे ये नहीं पता चलता कि रिलीजियस प्लेसेस में जाना, रिलीजियस एक्टिविटीज को अटेंड करना रेस्ट्रिक्ट किया गया है। हाई कोर्ट ने नोट कर लिया कि इन लोगों को 365 डेज का वीजा मिला है, ये डिफेंस सर्विसेज में नहीं जाएंगे, एक बार स्टे में 90 डेज रहेंगे, मल्टीपल एंट्री है, और पूरा चार्ट हाई कोर्ट ने देख लिया जो उन्हें सरकार ने दिया कि ये लोग कब आए, कब क्वारंटाइन में डाले गए, कब अरेस्ट किए गए, और क्या निकला इस चार्ट से। इस चार्ट से ये निकल रहा है कि ये सारे लोग या तो फरवरी में आए हैं या मार्च के अर्ली में आए हैं, और ये फिर दिल्ली से आके भोपाल गए और अहमदनगर गए, और उसके बाद इनको 30 मार्च से 17 अप्रैल तक क्वारंटाइन में डाला गया। इनमें से ज्यादातर ने निगेटिव टेस्ट किया और फिर भी उनको 17 अप्रैल को अरेस्ट किया जा रहा है। एक आदमी को हमने क्वारंटाइन में डाला है और फिर हम उसको अरेस्ट कर रहे हैं जबकि वो निगेटिव है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि और भी केसेस में जो तबलीगी जमात के लोग थे उन्होंने निगेटिव टेस्ट किया था, और यही जजेस ने कहा था कि जिसने निगेटिव टेस्ट कर दिया वो स्प्रेड कैसे कर सकता है। लेकिन हम एक झूठ की दुनिया में रह रहे हैं, और ये झूठ की दुनिया हमारे मीडिया ने, हमारे व्हाट्सएप ने, हमारे सोशल मीडिया ने बनाई है, और हम सब उसमें कैरीड अवे हो गए हैं। तबलीगी जमात को लेकर जो मीडिया ने किया वो पहला प्रयास नहीं था। नागरिकों को सोचना होगा कि उनके भीतर ऐसा क्या है कि जब भी मीडिया इस तरह के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करता है वो बढ़ जाते हैं, उनके भीतर गुस्सा आ जाता है, वे फल सब्जी और बाल काटने वालों से उसका धर्म पूछने लगते हैं। लेकिन जब आप नागरिक बनकर उस मीडिया के पास जाते हैं कि करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई है, फरवरी, जनवरी, मार्च के पैसे नहीं मिले हैं, सैलरी नहीं मिली है, बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं है, अस्पताल में बिना डॉक्टर के आपका कोई मर गया है,
तब मीडिया आप नागरिकों को किनारे लगा देता है। जब आप इतना सोच ही रहे हैं तो फिर यह भी सोचिएगा कि इसी मीडिया ने तमाम धार्मिक आयोजनों में कोरोना को लेकर बेपरवाही देखी तो चुप क्यों हो गया? क्या यह मीडिया कोरोना को लेकर एक वैज्ञानिक व्यवस्था बना रहा था, या ऐसी चुप्पी या ऐसे कृत्रिम आक्रोश के नाम पर समाज में सांप्रदायिक व्यवस्था बना रहा था? आम आदमी मास्क ना पहने तो फाइन, उसकी रोजी रोटी छिन गई तालाबंदी के कारण, मगर नेताओं की रैलियों पर कोई रोक नहीं है। मीडिया ने दिखाने के नाम पर सिर्फ औपचारिकता पूरी की है। अगर आप आज सोच सकें तो ठीक है, वरना 20 साल बाद तो आपको सोचना ही पड़ेगा। याद रखिएगा, सांप्रदायिकता आपके ही बच्चों को मानव बम में बदल देगी, आपको भी। जो लोग हैशटैग और ऑनलाइन भीड़ बनाते हैं वो तब तक गायब हो चुके होंगे, कुछ और कर रहे होंगे। अप्रैल के महीने में तबलीगी जमात को लेकर मीडिया के कवरेज ने सांप्रदायिक उन्माद को चरम पर पहुंचा दिया था। ऐसा माहौल था कि इस कवरेज के खिलाफ बोलने पर ही लोग चेतावनी देने लगते थे। हमने भी 10 अप्रैल को प्राइम टाइम किया था, यह बताने के लिए कि महामारी के वक्त उन्माद फैलाने का इतिहास क्या रहा है, इस उम्मीद में कि आज का समाज ऐसी बेवकूफ़ियों को समझ सके और उससे भी ज़्यादा इसके पीछे के खतरनाक खेल को, जिसमें आम आदमी, आम नागरिक फंसकर दंगाई बना दिया जाता है, या दंगों का समर्थक या नफरत का समर्थक अपने ही सह नागरिकों से नफरत करने लगता है। सोचिए, आप उस मीडिया को दिन रात देखते हैं,